नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जंग अज़ीम दोम के ख़ात्मे के बाद 1944 में अमेरिका के शहर बर्टन वुड में जिस आलमी सूदी मालियाती निज़ाम की बुनियाद रखी गई थी, आज कम से कम 77 साल के बाद उसने ऑक्टोपस की तरह पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया है। और यूँ लगता है कि पूरी दुनिया उसके शिकंजे में ऐसे ही है कि जैसे बहुत बड़ा अश्तहा जो है वो किसी जिस्म पर लपेट दिया जाए और उसकी चाँकनी की सूरत हाल हो। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने एक रिपोर्ट पेश की है। उसने कहा है कि इस वक्त दुनिया 92,000 अरब यानी 92 ट्रिलियन डॉलर की मकरूज हो चुकी है। 2011 में सिर्फ 22 मुल्क ऐसे थे कि जो इस तरह के कर्जे के दबे हुए थे जिन्हें बारी कर्जा किया जाता है। आज वो उन मुल्कों की तादाद 60 हो चुकी हुई है और इनमें से 60 लोग जो हैं वो 100 रुपये अगर उन पर कर्जा है तो उनका बढ़ता हुआ सूद 60 रुपये के करीब जाके पहुंच चुका है। और उसके साथ साथ सबसे अहम बात है कि 2006 तक सिर्फ पेरिस क्लब एक ऐसा अदारा था कि जो कर्जा देता था, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि छोटे छोटे बैंक और मुख्तलिफ़ किस्म के दीगर ममालिक भी इसमें कूद चुके हैं, क्योंकि इसमें दुनिया को और ख़ास तौर पे गरीब ममालिक को, यहाँ तक कि अमीर ममालिक के अवाम को भी लूटने का खासा बंदोबस्त हो चुका है। आज मेरे साथ एक बहुत अहम शख्सियत है कि जिसके साथ मैं गुज़श्ता तकरीबन 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। शहजाद शौकत साहब जो हैं ये फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट हैं और ये सब कुछ इंग्लैंड से छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आए थे और उन्होंने फेडरल शरीयत कोर्ट में रिबा का केस लड़ा था। और फिर वो रिबा का केस जो है इनकी खासी मेहनत के साथ जीता था, लेकिन उसमें हुआ ये कि इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर जो है वो किसी हद तक रिबा के मामले के अंदर फाइनेंशियल उसने शरीयत कोर्ट ने ख़ास बेहतर काम नहीं किया। हम दोनों ने मिल के दोबारा इस्लामिक बैंकिंग को जो हलाल करार दिया गया है उसके ख़िलाफ़ हमने एक और रिट दायर की हुई है, जिसकी अनकरीब जो है वो कहीं ना किसी तौर पर उसके आर्गूमेंट यानी दलाइल होने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिनों फेडरल शरीयत कोर्ट जो थी वो मुकम्मल नहीं थी। अब शायद हो जाए तो हमें दोबारा जाके इस इस्लामिक बैंकिंग के उस जिसे कहते हैं सूरत हाल से भी निजात दिलाने के लिए हमें शायद मौका मिल जाए कि जिसमें हमने खंजीर को बकरी का गोश्त बनाकर बेच रहे हैं। शहजाद शौकत साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कैनेडियन फर्म से उन्होंने की हैं। 11 साल कम से कम ये इंग्लैंड और दुबई में काम करते रहे हैं और बहुत बड़े मेगा कंसल्टेंट के तौर पर थे, जिसमें दुनिया के मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक को ये अपना कंसल्टेशन। इनके पास एक बहुत बुरी खबर है और ये बुरी खबर हम गुज़श्ता कई दिनों से आपस में उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान के कर्ज़ों की जो हालत इस वक्त हो चुकी है, ऐसे कर्ज़ों की हालत में पाकिस्तान 2030 में पाकिस्तान की करेंसी जो है वो गिरती गिरती इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि 10 लाख रुपए का $1 हमें मिला करेगा। यानी हमारी हालत बिल्कुल वो हो जाएगी जो 1930 में जर्मनी की थी कि डबल रोटी ख़रीदने जाते थे तो गाड़ी के अंदर नोट लेके जाते थे और फिर हालत ये थी कि जब डबल रोटी की दुकान तक पहुंचते थे तो कहते कि डबल रोटी मज़ीद महंगी हो गई और नोट लेके आओ। और वो उसके साथ जो फिर सलूक हुआ दुनिया को पता है। तुर्की के अंदर भी यही सूरत हाल हुई थी, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। शहजाद शौकत साहब से पूछेंगे कि आपने जो इस तरह इस सूदी निज़ाम की नतीजे में आने वाली इस मुल्क की तबाही की बात की है, वो कैसे आप समझते हैं कि 2030 में 10 लाख हो जाएगी और अब सूरत हाल ये है। जी शहजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम औरिया साहब, बहुत शुक्रिया। ये बुरी खबर कुछ शौक़ से नहीं दी जा रही है औरिया साहब। जी जी। इसमें मेरा पीछे 12 साल 15 साल जो इस फाइनेंशियल इकनॉमिक्स में मैं रहा हूँ, मैं उस एक्सपीरियंस की बेस पे आपके साथ बात कर रहा हूँ। अगर मैं इकॉनमी को एक मरीज़ समझूं और अपने आप को एक डॉक्टर या सर्जन समझूं तो मैं ये देखता हूं कि हमारे इस मुल्क में कहां कहां क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। चंद एक प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जिसकी बेस पे आप खुद कहेंगे कि हाँ ये इस तरह मुझे नज़र आ रहा है। देखें, अगर मैं नर्स हूँ और सर्जन मेरे साथ खड़ा सर्जरी कर रहा है ना हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की, तो नर्स को भी पता नहीं होता कि सर्जन क्या कर रहा है।
एक सर्जन दूसरे सर्जन की लैंग्वेज को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अपनी हर बात को इतनी आम फहम करके आपके सामने यही हम आपसे ताकि हम सब अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारी मसला क्या है। हमारा मसला, अगर हम मसला समझ जाएंगे तो उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। हमारे स्टेट ऑर्गन्स, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हमारी सरकारी मुलाजमीन हैं जो स्टेट ऑर्गन में काम कर रहे हैं, जो कंसल्टेंट हैं जो काम कर रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं जो उनके लिए सर्विसेज दे रहे हैं, मेरा उनके लिए भी एक हम्बल मैसेज होगा कि इस जो तशखीस आज हो रही है मर्ज की, इसको पकड़ें। जी बिस्मिल्लाह। हाँ। इसको हम मैं ज्यादा पुराना आप बताइए। जी 91 में अगर जाएं तो हमारे 700 अरब कर्जे थे, आज 70,000 अरब कर्जे हैं। अगर 91 में देखें 711 अरब, ये दोनों यानी 700 अरब पब्लिक डेट है। पब्लिक डेट जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों, अंदरूनी बैरूनी दोनों कर्जे 711 अरब थे। ये स्नोबॉल फैक्टर की तरह ये 3000 अरब पे पहुंचे 2000 में, ठीक, और 2000 के बाद ये 2022 में 70,000 अरब पे पहुंच गए बगैर कुछ किए। अभी ये बढ़ते जा रहे हैं और उसके बढ़ने की वजूहात कई हैं। एक उसमें से है करेंसी डिवैल्यूएशन। अब आप देखें, हम सिर्फ अभी जो 2018 में पीटीआई गवर्नमेंट आई है तो उस वक्त हमारा कर्जा कितना था? अगर मैं देखूं 2018 में 30,000 अरब हमारा कर्जा था। जब पीटीआई गवर्नमेंट ने रिजाइन किया या जो भी उनके साथ हुआ 53,000 अरब था। अब देखिए उन्होंने 3.5 पौने 4 सालों में अगर हम देखें तो 23,000 अरब का इंक्रीज आया है। सिर्फ करेंसी डिवैल्यूएशन और सिर्फ पब्लिक डेट। अभी करेंसी डिवैल्यूएशन की तरफ मैं आता हूं, सूद की वजह से, मेजर सूद की वजह से 23 आपने देखना है कि टाइम पीरियड और डेफिसिट 23,000 अरब इंक्रीज हुआ कितने सालों में? 3.5 पौने 4 सालों में। और उसके बाद ये नई गवर्नमेंट आई मार्च 22 में, जब 53,000 अरब हमारा कर्जा था, और मार्च 23 में एक साल में ये 72,000 अरब पे पहुंच गया। यानी इसका मतलब ये होगा 20,000 अरब। पहले 3.5 साल में हमारा 23,000 अरब कर्जा बढ़ा था, अब एक साल में 23,000 अरब। सूद मल्टीप्लाई होता आगे बढ़ता जा। अब देखिए जो स्नोबॉल आउटवर्ड से गिरता है ना सर, जब गिरता है तो छोटा होता है, बढ़ता जाता है, वॉल्यूम क्वांटम बड़ा होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर 3.5 साल में 23,000 अरब इंक्रीज हुआ, अब एक साल में 20,000 अरब इंक्रीज हुआ, तो आने साल एक साल में 20,000 नहीं होगा, 30,000 अरब होगा। उससे आने वाले 6 माह में 40,000 अरब होगा, उससे आने वाले 3 माह में। इस तरह ये हमारा क्वांटम और पीरियड दोनों। अच्छा, क्वांटम ये तो क्वांटम लोन का हो गया ना सर। अब मसला सारा ये है कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल और इंटरनल डेट दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। एक्सटर्नल डेट के लिए हमें डॉलर कमाना पड़ता है, इंटरनल डेट हमें अपने बैंकों से लिया हुआ जिसको हम 21% जो है वो सूद देते हैं। एक्सटर्नल डेट की पेमेंट के लिए ही तो हमने करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ता है ना। एक्सटर्नल कितना है और उसकी डिवैल्यूएशन क्यों हमें करना पड़ेगी? सर आपका इस सवाल का जवाब लिंक है एक और इंफॉर्मेशन के साथ। वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर मैंने घर चलाना है ना तो मेरी एक इनकम है, ये फेडरल गवर्नमेंट हमारा घर है, ठीक है। 2018 में अगर हम देखें तो हमारा 2019-20-21 में अगर मैं बात करूं तो हमारा 3700 अरब नेट रेवेन्यू था। नेट रेवेन्यू क्या होता है सर? टैक्सेबल, नॉन टैक्स इनकम, टैक्सेबल इनकम लेस प्रोविंशियल शेयर, ठीक, टोटल ये फेडरल गवर्नमेंट का 3,700 अरब। लेकिन उस साल की डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स देखें, जितनी पेमेंट अप्रूव हुई है, बजट को ना देखें, बजट तो एक वर्कड आउट एक वो जो डेफिसिट फाइनेंसिंग आएगी जी वो कितनी थी? वो थी हमारी 18,000 अरब की पेमेंट्स थी, तो 15,000 अरब का डेफिसिट था 2020 में, जो हमने नोट भी छापने पड़ते हैं। उससे आगे बढ़ के हमारा डेफिसिट, हमारी पेमेंट थी 32,000 अरब की, 32,000 अरब हमारी इनकम थी वही 4,500 अरब। तो हमारा डेफिसिट साल थी 2022 में। अच्छा, 4,000 इनकम थी, 32,000 अरब कर्जा लेना पड़ेगा। अंदाजा ये है कि हमें इस दिसंबर तक 25 अरब डॉलर पेमेंट करनी है, जो हमें स्वयं कर्जा लेने की कोई चारा ही नहीं और मजीद। सर यही तो एक प्रॉब्लम है सर, इसी प्रॉब्लम की तरफ आ रहा हूं कि वो जो 2021 में 15 था, फिर वो 32 हुआ, 28 हुआ, फिर वो 42 हुआ। इस साल की अगर डिमांड और ग्रांट देखें तो 48,000 अरब के, अगर एग्जैक्टली मैं फिगर आपको बता सकता हूं, अगर मेरा कंप्यूटर मुझे जवाब दे, 48,834 अरब की डिमांड और ग्रांट्स है इस साल जो अभी बजट आया है। और आमदन कितनी है? और आमदन हमारी सिर्फ है 6,800 अरब, और हमारा एक्चुअल कैश डेफिसिट है 41,947 बिलियन। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ है। अगर आप इसमें देखें कि जो हमारा बजट आ रहा है वो कहते हैं इतना सा डेफिसिट है, नहीं, एक्चुअल डेफिसिट ये होता है कि मेरी टोटल इनकम कैश इन क्या है, मेरा कैश आउट क्या है। तो हमारा 41,900
हमारा डेफिसिट है। इसमें डेट सर्विसिंग निकाल दी आपने? सर नहीं, इसमें सब कुछ शामिल है। इसमें नहीं, जो नेट जब निकला है तो डेट सर्विसिंग निकाल के निकला ना, आपने कर्जा अदा कर दिया? नहीं सर। अच्छा नहीं सर, वो इनकम नेट रेवेन्यू 6,800 अरब नेट रेवेन्यू गवर्नमेंट का है। टैक्सेबल इनकम, नॉन टैक्सेबल इनकम लेस प्रोविंशियल शेयर। उसके बाद हमारे इस साल जो हमने पेमेंट करनी है 34,200 अरब सिर्फ कर्जे देने हैं वापस, 34,200 अरब। और अगर इसमें सूद जो है, जो डॉक्यूमेंट है, वो है 7,300 अरब। अगर आप देखें सर, सूदी लानत ये है कि 6,800 अरब हमारी टोटल इनकम है और हमारा सूद 7,300 है। अल्लाह अकबर। अगर अब आ जाए कि डेफिसिट आ गया 41,987 अरब। सर यहां पे करेंसी डिवैल्यूएशन, जब हमने परफॉर्मेंस को नॉन परफॉर्मेंस में, अपनी नॉन परफॉर्मेंस को हिडन करना है, छुपाना है हमारे सरकारी मुलाजिम, और अपनी सर्वाइवल चाहिए कि मैं जॉब कर रहा हूं टॉप लेवल पे, स्टेट बैंक का प्रेसिडेंट हूं, गवर्नर हूं, मैंने अपनी चीजें मैनेज करनी है, मैं मिनिस्टर फाइनेंस हूं, मैंने चीजें मैनेज करनी है, तो व्हाट आई विल डू, आई नीड ए रेस्क्यू इज करेंसी डिवैल्यूएशन। अब मेरा क्वेश्चन तमाम कानूनों में से ये रहा है, क्यों रेस्क्यू क्यों है? सर अभी इवन सर आप किसी भी बोला नहीं करते क्यों हैं सर? करते इसलिए हैं कि अगर आज के दिन मेरा 41,800 अरब का है डेफिसिट कैश का, और मैं 2021 में अगर बैठा हूं तो मेरी 155 रुपए का डॉलर था, ठीक है, तो मेरा जो लाइबिलिटी थी वो 270 बिलियन डॉलर थी। ठीक, यानी कि इस साल का डेफिसिट 270 है। IMF वर्ल्ड बैंक क्या कहेगा कि अपना डेफिसिट कम करो। मेरे पास पेमेंट नहीं, मैं डेफिसिट कहां से कम करूं इन टर्म्स ऑफ डॉलर? व्हाट आई विल डू कि वो जो 155 का डॉलर था, मैंने उसको 470 का करना है आगे, चंद दिनों में नहीं, चंद माह में, ठीक, 470 का करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी, वो मेरी लाइबिलिटी आप स्क्रीन पे देखिए, मैं लगा दूंगा इसको कि 270 अरब की लाइबिलिटी कम होके 89 अरब रह जाएगी। वो कैसे हो जाएगी सर? देखें आप 41,900 को डिवाइड करें 155 से, तो आपकी लाइबिलिटी है 270 बिलियन। वही 41,947 डेफिसिट को आप डिवाइड करें 470 से, तो वो 89 बिलियन है। लोगों के लिए हम अपनी लाइबिलिटी कम करते हैं इसको डिवैल्यू करके, बजाय इसके कि इनकम बढ़ा के। हाँ जी, इनकम बढ़ाए बगैर हम क्या कर रहे हैं? हम आने वाली नस्लों की वैल्यू डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सर आज मैं 8 घंटे काम करके $1 कमाता हूं, मेरे बच्चों का बच्चा 8 घंटे काम करके $1 नहीं कमा सकता। सही नहीं, उसको 40 घंटे, फिर मेरे उसके बच्चों को 400 घंटे कम करके $1 कमाना पड़ेगा। अच्छा, ये नाज़रीन मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर होता यह है कि बजाय इसके कि आप लोगों को टैक्स दे के आमदन बढ़ाएं, बजाय इसके कि लोगों को आप कुछ काम करके कुछ इनकम जनरेट स्कीम बना के एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में बना के आप करें, आपको आसान तरीका ये होता है कि आप अपनी रुपये की कीमत कम करते हैं और उससे आपकी वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर लायबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। लेकिन आपका एक बच्चा जो है वो, उसके पास अगर वो $1 कमाना चाहता है तो आज वो 278 रुपये पे कमाएगा, और जब 3-4 साल के बाद वो पूरा दिन लगा रहेगा, बल्कि पूरा महीना लगा रहेगा, तो उसकी आमदन $1 के बराबर नहीं। सर बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल। इसमें सर आपको ये आप एक जो देखें, वी आर अंडर अटैक सर, हम हालत जंग में हैं। ठीक, एक तरफ तो हम अल्लाह की नाफरमानी कर ली, अल्लाह ताला हमारे खिलाफ जंग में है, दूसरी तरफ आलमी ताकतें हैं जो हमारे खिलाफ जंग में है, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत है, हमने खुद क्रिएट किए कुछ। अब स्टेबल को जरा ले जाइएगा आपने 2030 तक के, जिस तरह आपने कंपैरिजन करते हैं उसको टर्की के साथ और बाकी जगहों में। सर उसमें ये है कि एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं उसमें, कि अगर मैं पिछले 5 साल का कंपैरिजन करूं तो हमारी जो फाइनेंशियल सिस्टम और उसके ऊपर जो मुसल्लत कर दिया गया पूरा मामला, उसमें क्या हो रहा है? उसमें ये हो रहा है कि हमारी एनुअल इनकम को, करेंसी वैल्यू को ऐसा रखा जाता है कि 24-25 बिलियन डॉलर से बढ़ाने नहीं दी जा रही। क्यों सर? आप क्यों? ये इसका जवाब सर एक लंबी बहस है। अच्छा, आप क्यों? इसमें कि करेंसी देखें, 3700 जब हमारी इनकम थी 2021 में, तो डॉलर था 155 का, तो हमारी इनकम थी 20-22 बिलियन डॉलर, 23 बिलियन डॉलर। आज हमारी इनकम है 6,887 बिलियन और डॉलर है 285 का, आज भी हमारी 24 बिलियन है। यानी कि 4 साल में हमने कुछ नहीं कमाया, सिर्फ 24 बिलियन डॉलर इनकम। डॉलर में तो उतना ही है ना, उतना ही। लेकिन सर इसका फैक्टर देखें, वो क्या रखा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नेट रेवेन्यू $100 पर पर्सन नहीं बढ़ाया जा रहा,
मैं 24 करोड़ का मुल्क हूं, हम 24 करोड़ के हैं आबादी, $100 पर 24 बिलियन खड़े हुए हैं, तो लेस इनकम में बढ़ते जा रहा है, रोज बजट हाँ जी, और लेस इनकम की वजह से हम इस पोजीशन में नहीं है, ना हम टैक्स पे कर सकते हैं, ना हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, और हमारी इनकम नहीं बढ़ाने, हम इनकम बढ़ाने के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब ये तो एक होगी कि इनकम बढ़ाने की, उसके लिए जो हमें करेंसी सर्कुलेशन चाहिए उतनी मिकदार नहीं है। ठीक, अगर एक गांव में सर 10,000 लोग हैं और वहां पे 10,000 रुपए की करेंसी अवेलेबल है, तो ₹1 एक लोग बंदा एक दिन में कमाने के लिए, अगर एक भी उसमें कोई इंटरेस्ट लॉबी का बंदा बैठा उसने कंट्रोल कर लेना है, तो लोग मेहनत कर रहे होंगे लेकिन पैसा नहीं होगा एक दूसरे को सेटल करने के लिए। इसलिए हमारे मुल्क में इंटरनली लाइबिलिटीज बढ़ती जा रही हैं और इनकम नहीं है। यानी अब आपके सवाल की तरफ आता हूं सर, अब हमारा जो रुपी है उसका जो हाल होने जा रहा है, अगर हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना किए, ये डिस्कस करें। हाँ जी, इंशाल्लाह वो लगा डिस्कशन बताइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर। तुर्की की मैं एक मिसाल देता हूं, तुर्की का भी यही हाल है जो पाकिस्तान का है। मसलन मैं एक मिसाल देता हूं कि 30,000 अरब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने हमसे कर्ज लिया। उस वक्त मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूं, $100 का, मैं पहले भी मिसाल दी थी। लिया कहां से, किससे? हमारे लोगों से, डोमेस्टिक डेट, यानी वही बैंकों से, बैंक, हाँ जी, हमारे बैंकों से, हमारे लोगों से, हमारे लोगों का पैसा जो कि सर्कुलेशन में होना चाहिए था, जिससे गवर्नमेंट ने ले लिया। मैं समझा देता हूँ, आम बैंक बुनियादी तौर पर मेरा और आपका पैसा जो है वो रखते हैं, और उससे होता यह है कि वो किसी को फैक्ट्री लगाने के लिए कर्जा देते हैं, किसी को कारोबार करने के लिए कर्जा देते हैं, किसी को तालीमी इदारा बनाने के लिए कर्जा देते हैं। पाकिस्तान में हो ये रहा है कि इन सारे बैंकों का 90% पैसा जो है हुकूमत ले लेती है और अपने लल्ले तल्ले करती है, और उनको 21% सूद देती है, हम पर टैक्स लगाकर, हमसे वसूल करके मेरे ही पैसे के ऊपर टैक्स देते। जी अब सर बिल्कुल सर, उसमें ये कि जो हमारी बात चल रही है इस वक्त, इनकम 30,000 अरब रुपए इन्होंने ले लिए हमसे, $100 का डॉलर था। ठीक, इसका मतलब है कि $300 बिलियन उस दिन हमसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया। अब जब गवर्नमेंट ने वापस करना है, एक तो उनका ऑब्जेक्टिव है लायबिलिटी सेट ऑफ करने का करेंसी डिवैल्यूएशन से, दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि 30,000 वापस, अगर 200 का डॉलर कर देते हैं, 300 का डॉलर कर देते हैं, 200 का लेता हूं मैं साहब, 200 का डॉलर करके 30,000 वापस कर दिए, लेकिन वापस $300 बिलियन नहीं किया, $150 बिलियन किया। आप देखें नेट रेवेन्यू गवर्नमेंट का है $24 बिलियन एक साल का, या 25 कह लें इसको राउंड फिगर। पब्लिक को जो पैसा मिलेगा वही कम मिलेगा, पब्लिक को वैल्यू भी कम मिलेगी, डंडी लग गई, उसको कहते हैं डंडी मार ली। यानी आप फिर मैं समझाता हूं जरा सा कि आपने ₹50 दिए, उस वक्त डॉलर जो था वो ₹50 का था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ये किया कि डॉलर को जब डिवैल्यू किया, अपना पैसे को डिवैल्यू किया, तो वो कर दिया $100 का डॉलर। तो जब उसने आपका कर्जा वापस किया तो वो तो ₹50 ही किया भाई, यानी मेरा और आपका जो बैंक से लिया कर्जा था वो ₹50 किया, यानी आधा डॉलर वापस किया। ये है बुनियादी जी। और उसमें सर क्या कहते हैं, गम, गुस्सा, क्या कहते हैं, तकलीफ की बात ये है कि अगले 6 सालों की इनकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्नैच कर ली पीपल ऑफ पाकिस्तान की। 6 साल की इनकम सर, कुछ नहीं किया, 6 साल की इनकम ले गए। तो इसका मतलब ये अगर टैक्स फ्री कर दें, वैल्यू को कांस्टेंट करें, तो आप 6 साल की इनकम वैसे ही लोगों से ले लें। अब इस पॉइंट पे आने के बाद मैं अगली आपको बात बताने लगा हूं कि करेंसी डिवैल्यू इसलिए कर रहे हैं ताकि डोमेस्टिक डेट हमें पे ना करना पड़े। तुर्की भी यही कर रहा है। मेरी कुछ तुर्किश फ्रेंड से भी बातचीत हुई आज से 3-4 साल पहले, दे वर क्राइंग ऑन माई पॉइंट्स कि हाउ कैन वी सेव दिस। मैं कहा जी ये मसला है कि आपको स्ट्रक्चर रिफॉर्म चाहिए, सूद से जंग खत्म करें। किस तरह होता है तुर्की की, मैं मिसाल देता हूं आपको पुरानी सर, 1970 में 11 लीरे का $1 था। ठीक, वो जब मार्शल शुरू में, हाँ जी। अब उस वक्त इन्होंने डोमेस्टिक डेट लोगों से बहुत उठाया, लोगों ने दिया भी, बैंकों से भी, लोकल भी, और 1975 में 14, लेकिन 1980, 75 और 80 की दहाई में जो सिचुएशन थी वो पाकिस्तान की समझ लें जो 2001 से 2005 की थी, उस वक्त उनका लीरा 10 रुपए 11 रुपए से बढ़ के $80 पे पहुंच गया। अब आ जाए सर, 80 से लेके 500 तक 5 साल में पहुंचा 1980 से 85 के दरमियान, क्योंकि उनका डोमेस्टिक डेट इतना बढ़ गया था, लायबिलिटी इतनी बढ़ गई थी, उन्हें और लोन लेने के लिए अपनी लायबिलिटी को कम करना, शो करना था। वो 500 के बाद सर पहुंचा 2500 पे, 2500 के बाद पहुंचा 43,000 पे, 43,000 के बाद $1 6,20,000 का 2000 में मिलता था, 9/11 से पहले, और 2001 में 12,50,000 और 2005 में 13,44,000 लीरे का $1 था।
पाकिस्तान भी आज उसी पोजीशन में खड़ा है जो तुर्की था 2000 और 2005 में। अगर हमने अपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स ना किए तो 2030 तक पाकिस्तान का डॉलर 12,50,000 तक पहुंच जाएगा। आपको अंदाजा हो गया होगा कि बुनियादी तौर पर ये करेंसी इसलिए कम नहीं करते कि आलमी सतह पर कुछ चीज़ें होती हैं, वो अलहदा एक बहस है, उसके ऊपर की जा सकती है, लेकिन इतनी तेज़ी से इसलिए की जाती हैं कि हुकूमत ने अंदरूनी कर्ज़े इतने ज़्यादा ले रखे होते हैं और वो अदा नहीं करना चाहती उस वैल्यू के अंदर कि जिस वैल्यू के अंदर वैसे मौजूद डॉलर होता है या कोई और। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर 5 लाख रुपए का सोना देता हूँ तो लेकिन जब वो सोने की रेट जो है वो चूँकि ज़्यादा होता है, अगर वो बराबर करना पड़ जाए तो मुझे तो उतने ही सोना देना पड़ेगा, 2 तोले या 3 तोले। करते ये हैं कि उस सोने की वैल्यू यानी बराबर स्टैंडर्ड जो है उस हिसाब से अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं। वो कहते हैं हमने तो तुमसे 5 लाख रुपए कर्जा लिया था। तो ये है बुनियादी ख़राबी, और इस ख़राबी के ऊपर हम बहुत ज़बरदस्त किस्म की उस सूदी शिकंजे में जकड़े जा चुके हैं। हम आइंदा इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमें चाहिए, और दुआ कीजिएगा कि हम दोनों ने जो केस इस्लामिक बैंकिंग के ख़िलाफ़ किया हुआ है, जो कि वही बुनियादी तौर पर एक खंजीर के का वजूद है जिसके ऊपर बकरे की खाल डालकर हमें धोखा दिया जा रहा है, और वो पूरे का पूरा बैंकिंग सिस्टम इसी ही गंदगी और गराजत से लिथड़ा हुआ है, उसमें जल्द हमारी पेशी शुरू हो और हम उसमें अल्लाह के फजल व करम से फ़तह हासिल करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने